तो आज बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं बच्चे, नॉर्मलाइजेशन की। अगर देखा जाए तो जो भी आप डेटा बेस क्रिएट करते हो, जैसे कि आप टेबल्स बनाते हो, अगर हम आरडीबीएमएस की बात करें, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो आप क्या चाहते हो कि आप जो भी टेबल बनाओ, ठीक है, उसमें रिडंडेंसी ना हो, उससे प्रॉपरली आप उसमें डेटा आप इंसर्ट कर पाओ, अपडेट कर पाओ, डिलीट कर पाओ, ठीक है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन टॉपिक है बच्चे, नॉर्मलाइजेशन टॉपिक आपके कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कंपनीज के इंटरव्यू होते हैं तो आप पक्का मान लो, अगर डेटाबेस अगर उनको पूछना है, और डेटाबेस पूछते ही हैं, वैसे भी कंपलसरी है, तो डेटाबेस अगर आपसे पूछते हैं तो डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज से मैं जितनी नॉर्मलाइजेशन की क्लास बता रहा हूं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही आपको क्या कहते हैं कहना चाहिए, बड़े ही ध्यान से समझना चाहिए। और कंपोनेंट जो भी चीजें नॉर्मलाइजेशन में हैं उसको आपको कहना चाहिए ध्यान से समझ के, और एक बार ही आप फाइनल कर लो, जिससे कि आपको बार 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 आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बड़ा ही कंसेप्चुअल सा है, अगर आप क्या कहते हैं समझने की कोशिश करोगे तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी बात अगर हम करें, तो अगर आप फर्दर स्टडी भी करने अगर जाते हो, गेट देते हो, उसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस में अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बच्चे, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, क्या जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की, फिर हम बात करेंगे एनोमलीज की, एक होते क्या हैं, और टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो अगर देखो सबसे पहले, या नॉर्मलाइजेशन की हम इन जनरल बात करें, तो इन जनरल अगर आप देखो तो मेन ऑब्जेक्टिव इन डेवलपिंग अ लॉजिकल डेटा मॉडल फॉर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जब भी हम लॉजिकल डेटा मॉडल डेवलप करते हैं, ठीक है, तो हम करना क्या चाहते हैं? हम क्या करना चाहते हैं? डेटा का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं बेटा। हम डेटा का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, ठीक है। साथ में उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनमें जो भी कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड है उनको उनकी हम बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप लॉजिकल डेटा में मॉडल डेवलप करते हो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में, तो इसका मतलब आप क्या क्रिएट करना चाहते हो? एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, रिलेशनशिप एंड कंस्ट्रेंट। आप क्या करना चाहते हो? एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, किसका? डेटा का, उनके आपस में रिलेशनशिप का, और कंस्ट्रेंट का। ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव वी नीड टू आइडेंटिफाई अ सुटेबल सेट ऑफ रिलेशन। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ता है? सेट ऑफ रिलेशंस आइडेंटिफाई करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, अगर आप कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना चाहते हो सो दैट द रिजल्टिंग डेटा स्ट्रक्चर विल बी मोर इजिली मेंटेन्ड, जिससे कि जो आपका रिजल्टिंग डेटा है उसको आप मेंटेन इजिली कर सको, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ठीक है, टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द यूजर, जिससे कि क्या कहते हैं आपकी करंट नीड भी आपकी फुलफिल हो पाए और फ्यूचर नीड भी फुलफिल हो पाए। अब बात यहां आती है डेटा एनालिसिस की, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस यूजेस अ प्रोसीजर। अब आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन हो गया, मॉडल रिप्रेजेंट आपने कर लिया, तो अब बात आएगी डेटा एनालिसिस की। जो डेटा एनालिसिस है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करता है, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। जो क्या करता है? एंटिटीज को सिंप्लीफाई करता है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है डेटा मॉडल में, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस यूजेस अ प्रोसीजर that is called normalization to simplify entities, eliminate redundancy, and build flexibility into the data model. तो नॉर्मलाइजेशन है क्या? तो नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ डेटाबेस। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स है, सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है वो कलेक्शन ऑफ रूल्स हैं जिसके थ्रू आप क्या करते हो? डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो। कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? क्या इंपॉर्टेंट चीज है? तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट डेटाबेस इज नॉर्मलाइज
टू मिनिमाइज रिडंडेंसी। क्यों इंपॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन? जिसके चलते आप रिडंडेंसी को मिनिमाइज करते हो या रिमूव करते हो। कंप्लीटली किसी भी डेटाबेस से आप रिडंडेंसी को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते। ऐसा आइडल सिस्टम बनाना कहना चाहिए इम्पॉसिबल जैसा है जिसमें रिडंडेंसी हो ही ना, डुप्लीकेट डेटा हो ही ना। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है आपको पता है? डुप्लीकेट डेटा। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट डेटा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से आप क्या करते हो? या तो रिडंडेंसी को मिनिमाइज करते हो या रिमूव करते हो। अब रिमूव करना प्रैक्टिकली कहना चाहिए इतना फिजिबल नहीं है, तो मेरा बोलना ज्यादा क्या अच्छा रहेगा? टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी। तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है? टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी। और क्या इंश्योर करना? and to ensure only related data is stored in each table। और ये इंश्योर करना, इस बात को कंफर्म करना कि केवल उस पर्टिकुलर टेबल में रिलेटेड डेटा ही स्टोर्ड है। इससे फायदा क्या होगा? It also prevent any issues stemming from database modification such as insertion, deletion and updation। इससे आपके जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं जैसे कि इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन में आपको मदद मिलेगी। अब अगर हम बात की जाए तो ये जो नॉर्मलाइजेशन के बेसिक रूल्स हैं जैसे 1NF, 2NF, 3NF और BCNF की बात करें, वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म, इस सबको प्रपोज जो किया है वो EF कॉड, जो आपको मैंने पहले ही बताया था, EF कॉड साइंटिस्ट ने बहुत सारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थ्योरी को प्रेजेंट किया हुआ, तो मैंने ऑलरेडी भी रिलेशनल अलजेब्रा में बताया हुआ था। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो भी EF कॉड ने दिया हुआ है, जिसको आप फादर ऑफ DBMS भी कहते हैं। ठीक है, तो बात समझने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन और क्या कर रहा है? नॉर्मलाइजेशन रूल्स divides larger table into smaller tables and links them using relationship। नॉर्मलाइजेशन के जो रूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े 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 जो टेबल्स हैं, लार्जर टेबल्स हैं, उनको क्या कर देते हैं? छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ के और आपस में लिंक कर देते हैं। ठीक है, और मेन पर्पस क्या होता है? इससे फायदा क्या होगा? द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन टू एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट डेटा मतलब रिपीटिव डेटा या डुप्लीकेट डेटा। इसका मेन पर्पस क्या होता है? जैसे कि हम रिडंडेंसी को रिमूव कर पाए या रिड्यूस कर पाए और इस बात को इंश्योर करें दैट डेटा इज स्टोर्ड लॉजिकली। जिससे कि इस बात को क्या इंश्योर करना है आपको? कि डेटा आपका लॉजिकली स्टोर्ड है। द इन्वेंटर ऑफ द रिलेशनल मॉडल, that is EF Codd, proposed the theory of normalization of data with the introduction of the first normal form। उनने इस थ्योरी को प्रपोज किया था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को इंट्रोड्यूस करके, एंड ही कंटिन्यूड टू एक्सटेंड द थ्योरी विद सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और बाद में उनने वॉइस के साथ मिलके एक BCNF भी दिया, दैट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। उसको हम वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ये देखेंगे हम सारी चीजें। इट इज अ टेक्निक फॉर रिमूव और रिड्यूस द रिडंडेंसी फ्रॉम अ टेबल। तो मेनली अगर हम बात की जाए तो अगर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन की मेनली जरूरत क्या है? रिडंडेंसी को रिमूव करना। ठीक है, तो अगर हम बात करें नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड एनोमलीज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो? नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हो? तो नॉर्मलाइजेशन का मेन फंडा अगर हम समझें तो नॉर्मलाइजेशन आप इसलिए कर रहे हो जिससे कि आप रिडंडेंट डेटा को या रिडंडेंसी को या कहना चाहिए डुप्लीकेसी को आप मिनिमाइज कर सको। ठीक है, मिनिमाइज कर सको या रिमूव कर सको। ठीक है, अब कंप्लीटली रिमूव करना तो पॉसिबल नहीं है। साथ में देखो और क्या क्या कर सकते हो। जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि इंसर्शन, बेसिक ऑपरेशन इनको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी डेटाबेस में आप अगर टेबल क्रिएट करते हो तो वैल्यूज इंसर्ट करोगे, जब जरूरत पड़ेगी उस रो को डिलीट करोगे या डेटा को अपडेट करोगे, वैल्यूज को अपडेट करोगे। तो दीज आर द बेसिक ऑपरेशन, इनको हम बेसिक ऑपरेशंस बोलते हैं। इंसर्शन, डिलीशन और ऑपरेशन, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन जो होता है वो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया नॉर्मलाइजेशन का नीड कि आपको क्या करना है? रिडंडेंसी को रिड्यूस करना है या रिमूव करना है। दूसरा, आपको जो आपके इंसर्शन एनामलीज हैं, डिलीशन एनामली है, अपडेशन एनामली है, इसको भी आपको क्या करना है? हटाना है। मतलब इंसर्शन के चलते अगर कोई प्रॉब्लम आती है, डिलीशन के चलते प्रॉब्लम आती है या अपडेशन के चलते प्रॉब्लम आती है
तो उसको नॉर्मलाइज करके आप उसको रिड्यूस कर सकते हो, वो प्रॉब्लम को आप हटा सकते हो, उस प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली आपके पास 3 एनोमलीज होंगे, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। इनके चलते जो प्रॉब्लम आएगी उसको आप रिमूव करोगे नॉर्मलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें तो रिडंडेंट डेटा के थ्रू क्या होता है, आपका स्पेस बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप एक ही डेटा को बार बार रिपीट करोगे तो स्पेस बढ़ जाएगा। तो बट ऑब्वियस है, स्पेस को आप क्या करते हो, सेव करने में भी नॉर्मलाइजेशन की जरूरत है, ठीक है। तो जिससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो अब मुझे क्या समझ में आ गया, मुझे ये चीजें समझ में आई कि अगर मैं जरूरत की बात करूं तो जरूरत क्या है मुझे, हम अगर समझने की कोशिश करें कि नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है, तो अगर हम देखें, पहला रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। पहली नीड तो ये हो गई रिड्यूसिंग रिडंडेंसी। आपको क्या करना है, रिडंडेंसी को रिड्यूस करना है या रिमूव करना है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे तो दूसरा क्या है, इन एनामलीज को आपको रिमूव करना है। और एनामलीज बेसिक ऑपरेशंस में होंगे, और बेसिक ऑपरेशंस हमारे क्या है, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेशन एनोमली। तो इन एनोमलीज को हमको रिमूव करना है, हम एग्जांपल से समझेंगे अभी, ठीक है। साथ में रिडंडेंट डेटा से घाटा क्या है, आपका जो क्या है, रिडंडेंट डेटा यूज करोगे तो एक ही डेटा को बार बार आपको लिखना पड़ेगा, तो बट ऑब्वियस है वो स्पेस तो लेगा। तो अगर आपने नॉर्मलाइज कर दिया तो स्पेस सेव होगा, स्पेस सेव होगा तो बट ऑब्वियस है डेटाबेस या कहना चाहिए जो सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो दीज आर द क्राइटेरिया वेयर आपको कहां जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की और क्यों आप नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे हो, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं बेटे। तो अगर हम बात करें बेटा तो एक पॉइंट और है, देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ रिडंडेंसी। यहां देखिए, आप अगर देखोगे तो 2 टाइप की रिडंडेंसी या डुप्लीसिटी होती है, ठीक है, इन द डेटाबेस। एक होता है रो लेवल डुप्लीसिटी और एक होता है कॉलम लेवल डुप्लीसिटी, ठीक है। 2 टाइप की रिडंडेंसी होती है, एक होता है रो लेवल, दूसरा होता है कॉलम लेवल। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रो लेवल डुप्लीसिटी बताता हूं। जैसे कि देखो, ये है आपका स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अगर आप समझते जाओगे बेटा, आपको बस दोबारा एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, मैंने एक स्टूडेंट टेबल लिया। स्टूडेंट टेबल में आपके पास स्टूडेंट आईडी है, और फिर स्टूडेंट नेम है, फिर स्टूडेंट एज है और मोबाइल नंबर है। दीज आर 4 एट्रीब्यूट्स, या आप कॉलम बोलते हो, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखो तो रो लेवल डुप्लीसिटी की मैं बात कर रहा हूं। मैंने बताया कि जो रिडंडेंसी है वो आपका 2 टाइप की होती है, एक होता है रो लेवल और एक होता है कॉलम लेवल। तो पहले मैं रो लेवल की बात कर रहा हूं। अब बेटा यहां अगर देखो तो देखो 101 अनिमेश है, एज इसका 21 है, और मोबाइल नंबर है इसका 8654321210, ठीक है। अब यहां देखो फिर से 101 है और अनिमेश है, एज है 21, और मोबाइल नंबर देखो बिल्कुल सेम 8654321210। तो अगर आप इस फील्ड को देखो, इसके एक एक सेल को देखो, तो पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, एक भी वैल्यू या कहना चाहिए एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग एक भी वैल्यू डिफरेंट नहीं है। ये कहलाता है आपका रो लेवल रिडंडेंसी। रो लेवल रिडंडेंसी मतलब देखो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। अब इसकी क्या जरूरत है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, इस रो की ये एग्जैक्ट कॉपी है। तो अगर आप इसमें देखो, ये रो नंबर 1 है, 2 3 4, तो रो नंबर 1 और रो नंबर जो 4 है वो बिल्कुल ही सेम है। ये रो नंबर 1 हो गया, और रो नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रो लेबल डुप्लीसिटी, या इसको हम बोलेंगे रो लेबल रिडंडेंसी, ठीक है, या रो लेबल डुप्लीकेसी, ठीक है। दूसरी बात करें हम और देखें तो जैसे 102 है, मोहित है, एज 23 है, फोन नंबर इसका 98, या मोबाइल नंबर की बात करें तो 9826197624 है। अगर आप इसको देखो, ये बिल्कुल मैच करता है आपके रो 5 से। कैसे देखो, बिल्कुल सारे के सारे वैल्यू सेम है। 102, नेम है मोहित, एज है 23, और क्या कहते हैं मोबाइल नंबर है 9826197624, ठीक है। तो इसको भी हम रो लेवल डुप्लीसिटी बोलेंगे।
ठीक है। अब ये 103 का कोई डुप्लीकेट नहीं है, लक्ष्य 22, और कहना चाहिए इसका मोबाइल नंबर है 9965421972। तो यहां अगर देखो तो रो 1 और रो 4 रिडंडेंट है, रो लेवल रिडंडेंसी को शो कर रहा है, और रो 2 और रो 5 भी रो लेवल रिडंडेंसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है रो लेवल डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको रिमूव करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो क्या करो, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एसआईडी को बना दो प्राइमरी की। एसआईडी को क्या बना दोगे, प्राइमरी की। अगर एसआईडी को अगर आप प्राइमरी की बना देते हो तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी की का फीचर क्या होता है, यूनिक, या प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ, यूनिक होना चाहिए प्लस नॉट नल होना चाहिए। मतलब वैल्यूज यूनिक भी होने चाहिए और नल भी नहीं होने चाहिए। तो बट ऑब्वियस है, अगर आप देखोगे तो 101 तो आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, लेकिन ये दोनों रो इंसर्ट नहीं होंगे। क्यों क्यों नहीं इंसर्ट होंगे, क्योंकि 101 फिर से आप नहीं ले पाओगे। इस 101 को आप अगर इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, इंसर्ट क्वेरी आपको पता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज करके लिखोगे आप। जैसे आपने इंसर्ट क्वेरी लिखा, इंसर्ट, और आपने लिखा इनटू, जस्ट अ मिनट, आपने इंसर्ट कमांड देखा ही है। अगर आप मान लो इंसर्ट करोगे प्राइमरी की बनाने के बाद, मतलब एसआईडी को आपने प्राइमरी की बना दिया, उसके बाद अगर आपने बोला इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है, और वैल्यूज, अब वैल्यूज के बाद आपने बोला 101, तो अब ये इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। अब ये इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, मना कर देगा, क्योंकि 101 पहले से है। ठीक है, तो प्राइमरी की का मतलब क्या हुआ, यूनिक प्लस नॉट नल। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक प्लस नॉट नल। तो 101 को अलाउ नहीं करेगा, वैसे ही 102 को भी अलाउ नहीं करेगा। तो अगर आपने इसको प्राइमरी की बना दिया तो ये आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा, हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें बताया कि क्या होता है रो लेवल डुप्लीकेसी, और इसको रिमूव करने का तरीका, आप एसआईडी को क्या बना दो, प्राइमरी की। तो बट ऑब्वियस है ये दोनों रो आपके इंसर्ट नहीं हो पाएंगे। अब आपके 3 रोज जो हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रो लेवल डुप्लीकेसी नहीं है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा जो टेबल लिया मैंने, स्टूडेंट कोर्स फैकल्टी, तो इसका मैंने शॉर्टकट नाम दिया है SCF। ठीक है, टेबल का नाम है स्टूडेंट कोर्स फैकल्टी। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अब कॉलम लेवल डुप्लीकेसी क्या होती है, अब यहां क्या है, जो आपका एसआईडी है वो ऑलरेडी प्राइमरी की है। आप देख लो, ये ऑलरेडी प्राइमरी की है। तो देखो एसआईडी में सारे के सारे वैल्यू यूनिक हैं और नल भी नहीं होंगे। देखो सारे के सारे वैल्यू यूनिक है। अब कॉलम लेवल डुप्लीकेसी क्या होता है, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी की हम बात करते हैं, या कॉलम लेवल रिडंडेंसी की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉलम लेवल डुप्लीकेसी का मतलब क्या हुआ कि चलो ठीक है, अब आपका रो में तो कोई डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने एसआईडी को प्राइमरी की बना दिया। लेकिन कॉलम्स आपके जो कुछ हैं, जैसे कि देखो, अगर मैं यहां बोलूं, ये देखो सी नेम, एफ आई डी, एफ नेम और एफ सिटी, इस कॉलम से रेस्पेक्टिव आपके वैल्यू देखो, पूरा रो तो नहीं, लेकिन देखो कॉलम लेवल में आपके कुछ कॉलम की वैल्यू, जैसे C++ F101 अजीत और चंडीगढ़। सबसे पहले मैं इसमें आपको वो बता दूं, फील्ड्स बता दूं। ये है स्टूडेंट आईडी, है आपका प्राइमरी की है, ठीक है, फिर स्टूडेंट नेम है, फिर सी आईडी है, फिर सी नेम है, फिर एफ आईडी है। अब ये सी आईडी बता रहा है कोर्स आईडी, और एक कोर्स का नेम है। एफ आईडी फैकल्टी का आईडी है, ये फैकल्टी का नेम है, और ये फैकल्टी का सिटी है। ठीक है, और बट ऑब्वियस से एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, तो यहां एस आई डी प्राइमरी की है। अब हम बात को समझते हैं बेटा, तो बात को अगर हम समझें तो यहां देखो, कॉलम लेवल डुप्लीकेसी किसको बोलते हैं। अब यहां रो लेवल डुप्लीकेसी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, देखो एसआईडी आपका प्राइमरी की है, तो बट ऑब्वियस है पूरे के पूरे वैल्यूज यूनिक होंगे। तो आपका कम से कम एक रो दूसरे रो से सिमिलर तो नहीं हो सकता, तो रो लेवल डुप्लीकेसी हट गई। लेकिन कुछ कॉलम की वैल्यूज दूसरे कॉलम के वैल्यूज के साथ एग्जैक्टली मैच करेगी, दैट इज कॉल्ड कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। जैसे कि देखो C++F101 अजीत और चंडीगढ़, ये देखो, इसमें सी नेम मतलब आपका कोर्स नेम हो गया, फैकल्टी की आईडी होगी, फैकल्टी का नेम हो गया, फैकल्टी का सिटी हो गया। अब आप देखो C++F101 अजीत और चंडीगढ़, यहां भी देखो सेम है,
C++ F101 अजीत और चंडीगढ़। फिर आपने बोला C++ F101 अजीत और चंडीगढ़। ये देखो, ये जो तीन आपके वैल्यूज हैं कॉलम लेवल पे, वो आपके डुप्लीकेट हैं। एक कॉलम लेवल पे हैं, पूरा रो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि देखो सी नेम, FID, FNM और FCT की जो वैल्यूज हैं वो आपके क्या हैं, डुप्लीकेट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉलम लेवल डुप्लीकेसी। ये जो आपको तीनों मैंने रेड कलर में किया, दिस इज कॉल्ड कॉलम लेवल डुप्लीकेसी, ठीक है। या इसको बोल सकते हो कॉलम लेवल रिडंडेंसी। चलिए, अच्छी बात है। अब बेटा होता क्या है, आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि सर क्या हुआ, तीन ही तो रो हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बात ये आती है बेटा, डेटाबेस के अंदर जो है डेटा तो आपका कहना चाहिए बहुत सारा हो सकता है। तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, जिसके अंदर मान लो 7 रो हैं आपके पास। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 रोज है। लेकिन आपके पास 10,000 से लेकर लाखों रो हो सकते हैं, ठीक है। तो दिक्कत क्या आती है कॉलम लेवल डुप्लीकेसी में, दिक्कत क्या आएगी? अब दिक्कत समझो। अब जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होगा, ठीक है, तो मैं आपको दिक्कत बताता हूं, दिक्कत क्या आएगी। दिक्कत समझने की कोशिश करते हैं। तो दिक्कत बेटा आपको आएगी बेसिक ऑपरेशंस में। किस में आएगी? बेसिक ऑपरेशंस में। और बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, इंसर्शन, ठीक है। दूसरा क्या होगा? डिलीशन। और तीसरा क्या होगा? अपडेशन। इन बेसिक ऑपरेशन में दिक्कत आएगी और इसी को हम बोलते हैं एनॉमली। इंसर्शन में दिक्कत आएगी, इसलिए हम बोल रहे हैं इंसर्शन एनॉमली। इंसर्शन के चलते प्रॉब्लम आई, ठीक है। डिलीशन में दिक्कत आई तो डिलीशन एनॉमली। अपडेशन में दिक्कत आई तो हम अपडेशन एनॉमली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मान लो ऐसा होता है कि अब इन हम प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है, तो बात करते हैं प्रॉब्लम, एक एक करके हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर कोई हमें डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, कोई डेटा इंसर्ट करना है। अब मैंने बोला कि एक काम करो, SID 108 है, ठीक है, उसका कुछ नेम है, ठीक है, उसका CID नहीं है, उसका C नेम नहीं है, ठीक है, उसका FID नहीं है, F नेम नहीं है, FCT नहीं है, ठीक है। तो इंसर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। SID अगर है तो बिल्कुल इंसर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि SID प्राइमरी की है। तो SID में आपके पास वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और साथ में नॉट नल होना चाहिए। तो SID 108 है। अभी देखो इनसे वैल्यू यूनिक भी है और नल भी, कहना चाहिए नल भी नहीं है। अब आपने नेम दे दिया, चलो नेम दे दिया, और नेम के अलावा आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? नल आ जाएगा उसकी जगह। बाकी जगह तो नल एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। तो देखो यहां इंसर्शन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन कब दिक्कत होगी? अगर आप SID के साथ अगर इंसर्शन कर रहे हो, इस टेबल में अगर आप देखो SCF टेबल में, अगर आपने SID के साथ अगर इंसर्शन किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि SID तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि SID तो चाहिए ही चाहिए। बाकी वैल्यू आप नल रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन SID चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई जो यूनिवर्सिटी है वो एक कोर्स चालू करना चाहती है, मैं अब क्या बात कर रहा हूं, जो यूनिवर्सिटी है वो कोर्स एक चालू करना चाहती है और उस कोर्स का नाम है BEC, ठीक है, और कोर्स का आईडी है C106। तो जो कोर्स आईडी है, समझना, ये जो कोर्स आईडी है वो C106 है और कोर्स का नाम है BEC। BEC मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब ये करना चाहती है, इंसर्ट करना चाहती है। अब दिक्कत यहां क्या होगी? यहां दिक्कत क्या होगा कि बिना स्टूडेंट के, स्टूडेंट आईडी के आप इस कोर्स को इस पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर इस टेबल को देखो तो SID हमारा प्राइमरी की है। इसका मतलब कोई भी अगर आपको इंसर्शन करना है तो SID तो चाहिए ही चाहिए। अगर आपको कोई भी इंसर्शन करना है तो SID तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि यूनिवर्सिटी को एक नया कोर्स चालू करना है, दैट इज BEC, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड द कोड इज C106, मींस कोर्स आईडी इज C106। अगर आप इसको इंसर्ट करना चाहते हो तो आपको स्टूडेंट आईडी चाहिए, मतलब कम से कम आपके पास एक स्टूडेंट चाहिए उस कोर्स का, ठीक है, स्टूडेंट आईडी चाहिए, तभी जाके आप उस कोर्स को एनरोल कर पाओगे। इसको आप नल छोड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है प्राइमरी की का, तो आप इसको नल छोड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब कोर्स चालू करने से पहले स्टूडेंट एनरोल करना पड़ेगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं इंसर्शन एनॉमली है,
ठीक है, इंसर्शन करने में दिक्कत आ रही है, मतलब बिना एसआईडी के इंसर्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब बिना स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के आप कोर्स नहीं डाल सकते, मतलब डायरेक्ट इंसर्शन पॉसिबल नहीं है, ये दिक्कत है। दूसरी बात करते हैं, ये तो इंसर्शन एनॉमली हुई। दूसरी बात करें बेटा, तो दूसरी बात होती है डिलीशन एनॉमली की। सॉरी, दूसरी बात करेंगे हम डिलीशन एनॉमली की। ठीक है, अब अगर आपसे बोला जाए कि जिसका एसआईडी 103 है, जिसका एसआईडी 103 है उसको डिलीट कर दो, जिसका एसआईडी 103 है डिलीट कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एसआईडी से तो डिलीट हो ही जाएगा। तो क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम, और टेबल का नाम दैट इज एससीएफ, और वेयर, और वेयर लिख के क्या लिख दोगे, एस आई डी इक्वल टू 103। ठीक है, न्यूमेरिक डेटा है, सिंगल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये रो आपका डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है समझो। अब मैंने बोला एक काम करो, एसआईडी जिसका भी 102 है उसको डिलीट कर दो, क्योंकि मेरे पास देखो क्या वैल्यूज हैं, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ये एसआईडी के हैं। एस नेम क्या है, पुष्कर, मानिक, अभिषेक, राम, ईशान, राम, राम। और फिर सी आई डी C101, C102, 101, 101, 103, 104, 105, और C10 देखो 1 C++ है, तो बट ऑब्वियसली C101 यहां भी C++ होगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्ड में सेम कोर्स होगा। अब यहां C++ को पढ़ाने वाली फैकल्टी अगर F101 है, तो यहां भी मैंने रखा है F101, F101। मैं मान के चल रहा हूं कि C++ को FID F101 वाला पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने वाले का नाम है अजीत, फैकल्टी नेम अजीत है। ठीक है, और फैकल्टी सिटी चंडीगढ़ है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला एक काम करो, मुझे 102 वाले डिलीट कर दो, तो बोले कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो आप लिखोगे फिर से डिलीट फ्रॉम, और आपने बोला स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर एस आई डी इक्वल टू 102। ठीक है, जब ये अगर रो डिलीट हो जाएगा, ये रो आपका डिलीट हो गया, ये आपका रो डिलीट हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब अगर ये रो डिलीट हो गया तो देखो इस रो को आप ध्यान दो, तो आपके पास एक कोर्स आईडी है C101, ए C102, सॉरी C102, और इस कोर्स का नाम है DBMS। इसको पढ़ाने वाला बंदा है F102, और उसका नाम है गणेश, और सिटी है भोपाल। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि जो C102 कोर्स है उसको केवल मानिक ने लिया था, मतलब एक कोर्स के अंदर केवल एक ही स्टूडेंट था। ठीक है, तो जैसे ही इस रो को डिलीट करोगे तो देखो एक कोर्स की इंफॉर्मेशन ही चली जाएगी। आप देखो कहीं भी C102 नहीं है, यहां 103 को जब मैंने पहले डिलीट किया था तो इससे दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि C101 की इंफॉर्मेशन दूसरी जगह भी थी, देखो यहां भी थी, यहां भी थी। लेकिन C102 जो है वो एक ही जगह है। ठीक है, और इसको पढ़ाने वाला जो बंदा है वो भी देखो एक ही जगह है। ठीक है, मतलब डीबीएमएस पढ़ाने वाला बंदा गणेश है अकेला। तो अगर आपने 102 को डिलीट कर दिया तो इस कोर्स की इंफॉर्मेशन भी चली गई और फैकल्टी की इंफॉर्मेशन भी चली गई, मतलब कोर्स की इंफॉर्मेशन भी चली गई और उस फैकल्टी की इंफॉर्मेशन भी चली गई। अब उसका रिकॉर्ड पूरे टेबल में कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं डिलीशन एनॉमली। डिलीशन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो रिलेटेड डेटा है वो आपका डिलीट हो जा रहा है, जो भी रिलेटेड डेटा है वो आपका डिलीट हो जा रहा है, तो ये आपका डिलीशन एनॉमली हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं अपडेशन एनॉमली। अब हम क्या बात करेंगे, अपडेशन एनॉमली की। ये तो डिलीशन का मुझे समझ में आ गया, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स में केवल एक ही बच्चा हो और उस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ाने वाला बंदा भी एक ही हो, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। तो ये आपकी दूसरी प्रॉब्लम है जिसको हम बोल रहे हैं डिलीशन एनॉमली। ठीक है, अगली बात करते हैं अपडेशन एनॉमली। अब देखते हैं अपडेशन में क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तो अगर अपडेशन की बात करें तो जैसे मान लो तुमने बोला जिसका आईडी 104 है, उस उसको राम के बदले आपको क्या कर देना, राम कुमार नाम अपडेट कर देना है। जिसका आईडी 104 है उसका आपको नाम राम के बदले राम कुमार कर देना है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेरी है, अपडेट लिखोगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
अब आप क्या लिखोगे, अपडेट, और अपडेट के बाद आपने लिखा स्टूडेंट, और आपने बोला सेट स्टूडेंट नेम इक्वल टू, और आपने बोल दिया राम कुमार, राम कुमार, ठीक है, सिंगल कोट्स क्लोज किया आपने, वेयर, और वेयर में आपने कंडीशन क्या दे दी, एस आई डी इक्वल टू 104। तो अगर आप एस आई डी के बेस पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 104 जिसका भी नाम है उसको राम के बदले आपने क्या कर दिया, राम कुमार कर दिया, तो यहां नाम हो जाएगा राम कुमार। चलो अपडेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं दूसरा, मेरा क्वेरी ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो फैकल्टी F101 वाला है, जो फैकल्टी F101 वाला है, उसको क्या करना है, मुझे उसकी जो सिटी है उसको चंडीगढ़ से हटा के मुझे राजपुरा अपडेट करना है, मुझे चंडीगढ़ से हटा के राजपुरा करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी अब आपके अपडेट क्वेरी से अपडेट हो जाएगा। तो देखो F101 का यहां चंडीगढ़ से राजपुरा हो जाएगा, यहां भी F101 का चंडीगढ़ से राजपुरा हो जाएगा, ठीक है, और यहां भी F101 का चंडीगढ़ से क्या हो जाएगा, राजपुरा हो जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है, इसको मैं क्यों बोल रहा हूं कि अपडेशन की अनामली है, इसलिए बोल रहा हूं कि देखो बंदा तो एक ही है, F101 F101 F101, लेकिन देखो रिडंडेंसी के चलते तीन तीन जगह अपडेट हो रहा है। ये तो बंदा एक ही है ना, F101 वाला बंदा एक ही है, तो केवल एक ही जगह अपडेट हो जाता, काम हो जाता, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन है F101 की, तो मैं क्या करूंगा, अपडेट किसके बेसिस पे करूंगा, वेयर लिखूंगा FID इक्वल टू F101। तो जहां जहां F101 मिलेगा, मल्टीपल टाइम्स जहां जहां मिलेगा, वहां उसकी सिटी क्या हो जाएगी, राजपुरा हो जाएगी। तो मल्टीपल टाइम्स उसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, जबकि बंदा तो एक ही है, एक ही जगह अपडेट होना चाहिए, बार बार क्यों अपडेट करने की जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत थी आपके कॉलम लेवल डुप्लीकेसी की, मींस इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली और अपडेशन एनॉमली, इसीलिए जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की। अगर मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको मैं, इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, इस तरीके से आप इसको चाहो तो क्या कहते हैं, कहना चाहिए, ये जो इंसर्शन अपडेशन और डिलीशन वाली प्रॉब्लम आ रही है उसको आप दूर कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका, ऐसे ढेर सारे तरीके हो सकते हैं बेटा, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं एक तरीका बताता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैंने क्या किया, एस आई डी और एस नेम का एक टेबल बना दिया अलग। तो देखो यहां एस आई डी और एस नेम ये अलग टेबल बन गया, देखो 101 102 103 104 105 106 107, ठीक है, यहां नाम सेम है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना, एस आई डी प्राइमरी की है और यहां प्राइमरी की बना दिया एस आई डी को, ठीक है। अब आप स्टूडेंट का कोई भी नाम इंसर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैंने क्या किया, सीआईडी और सी नेम का एक टेबल बना दिया। तो देखो सीआईडी और सी नेम, अब बट ऑब्वियस है, मैं यहां सीआईडी को प्राइमरी की बनाऊंगा तो रिपीटेशन नहीं चलेगा, मतलब 101 एक ही बार होगा, 101 एक ही बार होगा, तो मैंने यहां सीआईडी को प्राइमरी की बना दिया। अब बस, अब इसका नाम रख दो कोर्स, इसका नाम रख दो स्टूडेंट, ठीक है, और इसका नाम रख दो, अभी मैं बताता हूं, चलो। तो इसका नाम मैंने स्टूडेंट रख दिया, यहां एसआईडी को प्राइमरी की बनाया, यहां सीआईडी को प्राइमरी की बना दिया। तो अब C101 का एक रो आएगा, दैट इज, और कोर्स क्या आ जाएगा, C++। अब C102 का DBMS, C103 का ओरेकल, C104 का जावा, C105 का सी। अब यहां से आप नाम डिलीट कर रहे हो तो आपके कहना चाहिए कोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये आपका अलग टेबल हो गया। अब अगर मान लो इसमें आपको नया कोर्स इंसर्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसर्ट कर लो, नया कोर्स अपडेट करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप ऐसे इनको टेबल में तोड़ दो। फिर अगला टेबल आप तोड़ोगे फैकल्टी का, ठीक है, ए, जिसमें ये तीनों होंगे। यहां मैंने तोड़ दिया, अगला टेबल बनाया जिसका नाम है फैकल्टी, उसमें आपका होगा FID, एफ नेम और एफ सिटी। अब बट ऑब्वियस यहां मैं फैकल्टी आईडी को बना दूंगा प्राइमरी की। तो अब आपके रिपीटेशन जो है F101 केवल एक बार आएगा। तो देखो F101 अजीत चंडीगढ़, F102 गणेश भोपाल, F103 राहुल इंदौर, F104 इमरान राजपुरा, F105 कौशिक पंचकुला, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तीन रो को इसने एक ही कर दिया अब, क्योंकि अब अगर आपका FID प्राइमरी की बन गया तो डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल नहीं है, तो ये तीन रो एक रो बन गए, बाकी तो सारे के सारे वैसे भी यूनिक थे, उनको एज इट इज लिख दिया गया। अब तीनों को आपने अलग अलग तोड़ दिया। अब अगर आप यहां F101 को इसका चंडीगढ़ की जगह राजपुरा कर दो, एक ही जगह अपडेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो एक तरीका है जिससे आपको जो इंसर्शन डिलीशन और अपडेशन में दिक्कत हो रही थी वो इस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि यहां आपने इसको 3 अलग अलग टेबल में तोड़ दिया। वन इज स्टूडेंट, सेकेंड वन इज कोर्स और थर्ड वन इज फैकल्टी। और आप देखो तो ये आपकी पूरी प्रॉब्लम यहां सॉल्व होती नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्या है? रिडंडेंसी रिमूवल के लिए, इंसर्शन एनॉमली को हटाने के लिए, डिलीशन एनॉमली को रिमूव करने के लिए, अपडेशन एनॉमली को रिमूव करने के लिए, स्टोरेज स्पेस को बचाने के लिए, क्योंकि रिडंडेंसी से स्टोरेज स्पेस बढ़ जाता है और इससे आपका सिस्टम एफिशिएंट होता है। तो ये थी नॉर्मलाइजेशन की कंप्लीट नीड, या इसको क्यों जरूरत है नॉर्मलाइजेशन की। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई क्यों जरूरत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नॉर्मल फॉर्म्स की, तो नॉर्मल फॉर्म्स 1NF होता है, मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड NF। ये नॉर्मल फॉर्म्स के टाइप हैं, नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। BCNF के बाद इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 6NF भी होता है, लेकिन इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मुश्किल होता जाता है। तो जनरली जो इंपॉर्टेंट होता है इतना होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन धीरे धीरे इनका कहना चाहिए वीक हो जाता है। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है इसके बाद वाले को। तो इन जनरल हमारे पास जो क्या कहते हैं, हम नॉर्मलाइजेशन जो अचीव करते हैं 1NF से लेकर BCNF तक करते हैं इन जनरल। ठीक है, तो एक एक नॉर्मलाइजेशन को हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे।